देखो हमारे पास क्या है, वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ना, ये सिर्फ करंट का ही नहीं होता है, ये आप वोल्टेज का भी निकाल सकते हो। आपके पास जनरली वोल्टेज का आएगा या करंट का आएगा, VRMS या RMS। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को, इसको वर्ग माध्य मूल मान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट। रूट मतलब मूल, माध्य मतलब मीन, और वर्ग मतलब स्क्वायर, और मान के लिए वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, इसको शॉर्टकट में और क्या बोलते हैं, कैसी वैल्यू कहते हैं, R.M.S, सब स्मॉल लेटर्स में रहेंगे। RMS वैल्यू, रमेश वैल्यू करके याद रखना, रमेश वैल्यू, धारा की रमेश वैल्यू। ये RMS वैल्यू ही होती है जो हमें एक्चुअल में रीडिंग में दिखती है करंट की। क्योंकि मैं प्रीवियस लेक्चर से बताता चला आ रहा हूँ कि करंट की नॉर्मल वैल्यू निकालना पॉसिबल ही नहीं है। अगर नॉर्मल आई निकालना चाहते हो तो हमेशा क्या आएगा, क्यों आएगा, जितना करंट प्लस में जाता है AC करंट, उतना ही वो किस में चला जाता है, माइनस। तो आप उसकी वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे। तो आपको जो करंट की वैल्यू निकालना होता है वो RMS वैल्यू निकालना पड़ता है। हमारे घर पे जो बिजली का बिल वगैरह आता है, रीडिंग बनता है, वो नॉर्मल वैल्यू पे बन ही नहीं सकता, तो जीरो आ जाएगा। तो हमें RMS वैल्यू पे निकालना पड़ता है वो सब। एक RMS वैल्यू की छोटी सी डेफिनेशन, ठीक है, क्या थी, अब मैं जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ उससे डेफिनेशन भी बन सकता है। धारा है ना, धारा का RMS वैल्यू निकालना है, तो धारा को I से दिखाते हैं, RMS को बेस में लिख दिया। तो किसी धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, वो होता है धारा के वर्ग के औसत के मूल मान को। ठीक है, धारा के वर्ग के औसत, औसत ना एवरेज, एक एवरेज निकालना है, बार लगा दो, तो एवरेज को बार से दिखाते हैं। इस जो ऊपर लगाया इसको बार कहते हैं, बार पढ़ा होगा तुमने मैथ में। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, धारा के वर्ग के क्या होता है, धारा के वर्ग के औसत के मूल मान को या वर्गमूल को क्या कहते हैं, धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ये जर्नल चीजें होती हैं। ये डेफिनेशन अगर कोई पूछे कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान किसे कहते हैं, तो यहाँ से परिभाषा बना लो कि धारा के वर्ग के औसत के मूल मान को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। बट हमें यहाँ पे इस चैप्टर में सबसे ये फॉर्मूला रेयरली तुम्हें किसी सवाल में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। मेन जो फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, वो ये है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान का IRMS बराबर I0 अपॉन √2। ये वो फॉर्मूला है जो आपको 99% टाइम, 99 के मैं 100% बोल रहा हूँ, 100% टाइम आपको जब भी न्यूमेरिकल आएगा इस चैप्टर में, तो ये वाला तो नहीं यूज होगा कभी, ऊपर वाला, ये तो बस डेरिवेशन में हम यूज करते हैं। जो फॉर्मूला यूज होगा नीचे वाला ही यूज होगा। बट बात यह है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये कहाँ से पैदा हो गया, ऊपर तो कहीं पे I0 का नाम और निशान नहीं है। ठीक है, तो वही सब हमें देखना है, उसी के लिए आज हम ये डेरिवेशन करेंगे। जो लेंथी डेरिवेशन है 5 नंबर का आता है इस चैप्टर में। LCR सर्किट ट्रांसफार्मर को हटा दिया जाए, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। 2 डेरिवेशंस और हैं जो 5 मार्क्स के आपके बनते हैं, और LCR जितना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन उसकी तरफ मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट इम्पोर्टेंट है। एक ये वाला डेरिवेशन जो लेंथी है, और इसके बाद आएगा डेरिवेशन जिसमें आपको औसत शक्ति निकालनी पड़ेगी, एवरेज पावर, उसमें भी प्योर मैथमेटिक्स है। ओके, तो इसको देखते हैं आगे क्या है, कैसे डिराइव करना है, और कुछ बेसिक चीज़ें। इस डेरिवेशन को करने के लिए मैंने 2 चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। जिन्होंने अभी तक ये 2 चीज़ें नहीं पता, वो याद रखना, ये डेरिवेशन आसान हो जाएगा अगर ये 2 चीज़ आपको पहले से पता है। एक फॉर्मूला जो है साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला साइन के टर्म में भी होता है, कॉस के टर्म में भी होता है, टेन के टर्म में भी होता है। तो हमें ये वाला चाहिए, कॉस वाला फॉर्मूला। एक ये फॉर्मूला आपको 20 डेरिवेशन में हेल्प करेगा, और एक ये वाला स्टेप, ये तो अच्छे से दिमाग में रख लेना। ये आपका कम से कम 6 से 7 लाइन बचा देगा डेरिवेशन में, अगर ये सिंपल सा ट्रिक तुम्हें पता है। मतलब फॉर्मूला है, सॉल्व करके जब इंटीग्रेशन पढ़ लोगे जब मैथ में, तब तुम इसको सॉल्व करने जाओगे ना, खुद समझ में आ जाएगा इसका वैल्यू 0 क्या है। तो कभी लिमिट 0 to t cos 2 ओमेगा t dt आएगा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये डेरिवेशन के बीच में आएगा,
ये वैल्यू पुट कर दो कि आपका अच्छा खासा 6-7 लाइन बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट आंसर की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। और क्या बेसिक चीज़ें इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए चाहिए? डीसी करंट में जो हम नॉर्मल करंट को I से, वोल्टेज को V से और विद्युत वाहक बल को E से दिखाते थे, वैसे यहाँ पे वही ये डीसी करंट में दिखाते थे, धारा को I से, वोल्टेज को V से, इसको E से। तो वही एसी करंट में हम I को किस चीज़ से दिखाएंगे? I नॉट साइन ओमेगा टी से। बहुत गर्मी है यार आज। I नॉट साइन ओमेगा टी से। V को किस चीज़ से दिखाएंगे? V नॉट साइन ओमेगा टी से। और E को किस चीज़ से दिखाएंगे? E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये I नॉट, V नॉट, E नॉट का क्या मतलब है? ये नॉट का क्या मतलब होता है बताओ? पहले भी बता चुका हूं। जैसे मैं एसी करंट का मैं ग्राफ बना रहा हूं अगर, तो एक ही साइकिल के लिए बना रहा हूं सपोज, तो ये आई नॉट, अगर ये धारा का ग्राफ है तो धारा के लिए क्या हो जाएगा? इसको आई नॉट कहते हैं। आई नॉट याद आ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू जो होता है, एम्पलीट्यूड कहते हैं जिसको, मूल मान या सॉरी जिसको शिखर मान या आयाम भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, उसको दिखाते हैं ऐसे। तो आई नॉट हो गया उसका आयाम, ठीक है। टी हो गया समय। ओमेगा के वैल्यू मैं आगे जाके समझाऊंगा और तुम्हें खुद भी समझ में आएगा ओमेगा क्या मतलब है, ठीक है। वो एंगल से रिलेटेड होता है ये, ओके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक्स हैं, जो पता होनी चाहिए, ये 3 चीज़ें। और ये तो फॉर्मूला है जो बीच में हेल्प करेगा, संजीवनी बोटी की तरह तुम्हारा काम करेगा। अब आ जाओ देखो इस डेरिवेशन को। हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें ये आई, इसको खोलना है, आई की वैल्यू को खोलना है, ठीक है। आई की वैल्यू को खोलेंगे तभी हमें I0 मिलेगा। आई को खोलेंगे, आई की जगह ये रखेंगे, तभी हमारा डेरिवेशन आगे सॉल्व होगा। और ये डेरिवेशन एक कंप्लीट साइकिल के लिए होगा, याद रखना। कंप्लीट साइकिल कब होती है? जब एक हाफ साइकिल ऊपर और एक हाफ साइकिल नीचे होती है, एक प्लस में एक माइनस में। एक कंप्लीट साइकिल पे हमने ये डेरिवेशन करना है, ओके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें धारा की वैल्यू क्या पता है? वी नो दैट, यहाँ से लिख देता हूँ, हमें ज्ञात है, हिंदी भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वी नो दैट, क्या पता है हमें धारा की वैल्यू? बताओ। आई बराबर कितना है? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है। अब हम ये जो चीज़ कर रहे हैं ये कंप्लीट साइकिल के लिए डिराइव कर रहे हैं। कंप्लीट साइकिल मतलब आधी साइकिल के लिए क्या समय है? अगर ये आधा समय लगा, 0 हाफ, और बाकी के आधे के लिए ये टी हो जाएगा। तो 0 से टी, जब साइकिल पूरा 0 से टी हाफ और टी हाफ से पूरा टी तक गई, मतलब 0 से टी तक ये साइकिल जब गई, अब तो हम कंप्लीट साइकिल के लिए ये कर रहे हैं जो भी डेरिवेशन है, ओके। तो एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान लिख सकते हो। एक कंप्लीट साइकिल के लिए धारा का औसत मान, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल, या हिंदी में लिखो, एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान, धारा का औसत मान। अब उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा चीज़ याद ही करना पड़ेगा, वो रिवाइज कर करके हो जाएगा वैसे याद, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं हम, देखो हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए इस स्टेप में आपको ये लिखना पड़ेगा। जैसे ये करते थे ना, आई धारा के वर्ग का औसत मान, तो एक पूर्ण चक्र के लिए हम ये वैल्यू लेंगे, ठीक है। धारा के वर्ग का औसत मान लेंगे, धारा के वर्ग का औसत मान, ये किसके बराबर होगा? ये एक तरीके से तुम्हें एक बार फर्स्ट टाइम देखोगे तो थोड़ा याद ही करना पड़ेगा, हालांकि वो मैं समझा दूंगा अभी। क्या होता है ये किस चीज़ का चिन्ह है पता है? समाकलन, इंटीग्रेशन। अगर सब मैथ वाले हैं तो कुछ महीनों के बाद तुम इस चिन्ह की आदत पड़ जाएगी तुम्हें। 0 से t का मतलब इंटीग्रेशन हम 0 से शुरू कर रहे हैं, 0 टाइम से, और कितने टाइम तक गए? मैक्सिमम t टाइम तक गए। मतलब एक कंप्लीट साइकिल को हमने, अगर
अर्ध चक्र के लिए सॉल्व करते हैं तो वो टी नहीं होता, टी हाफ होता, ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या रखना होता है, आई, 0 से टी आई। और हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अब, क्योंकि आई स्क्वायर लिया था, तो हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये आ गया, ओके। और नीचे भी इंटीग्रेशन होगा 0 से टी, और नीचे समय लेंगे डी टी के रूप में, ये सिंपल, 0 से टी डी टी, ओके। ये हो गया आपके पास। अब इसी को हमें बस सॉल्व करना है, बस ये वैल्यू मेन है जो आपके सामने, इसको हमें बस खोलना है, एक्सपेंड करना है, खोल के बस उसकी वैल्यू रखते जाना है, धीरे धीरे हम इस आंसर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे लास्ट में। इसी को आगे बढ़ते हैं। अब देखो वहां पे आई की वैल्यू लिखी हुई है, आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई की वैल्यू कैसे निकालते, आई की वैल्यू निकालना क्यों है, आई तो लिखा है ना, आई की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई की वैल्यू रख देते हैं इधर, तो आई स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन 0 से टी, इसे लोअर लिमिट कहते हैं, इसे अपर लिमिट कहते हैं, तो 0 टू टी, नीचे से ऊपर पढ़ा जाता है। आई की वैल्यू कितनी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ध्यान दो उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर करोगे तो ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये नहीं करना है तुम्हें, ये मत करना बहुतों की तरह साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, नहीं, स्क्वायर जब होता है तो इस टर्म का हो रहा है, ये जो इसके पीछे जो भी होगा ना उसको एंगल कहेंगे, जैसे एंगल थीटा या एक्स दिखाते थे हम 10th क्लास में, ये पीछे वाला एंगल है, स्क्वायर जो लगता है इस पे लगेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो गया। बगल में क्या है, ये तो आई की वैल्यू रख दी डी टी, और नीचे क्या है, ये नीचे इंटीग्रेशन में अभी खोल देता हूँ, इंटीग्रेशन खोलेंगे तो क्या होगा, मैं पहले भी बेसिक्स में बहुत बार इंटीग्रेशन तुम्हें सिखाया होगा, सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं, अगर कहीं पे भी कर देता हूँ, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का मतलब क्या है पहले समझो, dx का मतलब है कि आप x का एक छोटी वैल्यू निकाल रहे हो, और इंटीग्रेशन का मतलब होगा कि वो छोटी वैल्यू को जोड़ जोड़ के आपने एक बड़ी वैल्यू निकाल ली, तो जब वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी तो क्या बचेगा, x। वैसे dt का इंटीग्रेशन है तो क्या बना, t। और लिमिट सॉल्व करना मैं बता चुका हूं पहले भी, कैसे सॉल्व होता है लिमिट, ठीक है। एक लास्ट रिवीजन, अगर मुझे लिमिट सॉल्व करना तुम्हें सिखाना है तो कैसे लिमिट सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं अपनी मर्जी से एक फॉर्मूला बनाऊं, सपोज a टू b, और मैं दे रहा हूं y की पावर n dy का इंटीग्रेशन, क्या फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, हालांकि कुछ महीनों बाद मैथ में तुम डिटेल में पढ़ोगे। इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, पावर को पावर में एक जोड़ दो, और जो पावर है उससे डिवाइड कर दो, पावर में एक जोड़ दो, तो ये पावर में एक जोड़ दिया, और जो पावर बना उसी से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, सिंपल। फिर लिमिट सॉल्व करनी है, लिमिट के लिए क्या करना है, इसको ब्रैकेट में बंद करो और लिमिट रख दो, और लिमिट आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा कैसे सॉल्व होगा। तो सपोज जैसे एग्जाम्पल वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, मैं एक सवाल दे देता हूँ, सपोज आपके पास वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, वाई स्क्वायर डी वाई, और लिमिट रख दिया मैंने 1 से 2, या 1 से 2 छोड़ो, 2 से 3 रख दिया लिमिट, 2 to 3। तो कैसे करोगे, क्या है सिंपल सा तरीका, पावर कितना है वाई का, तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, 2 और 1 3, और जो पावर है उसे डिवाइड कर दो। लिमिट कितनी है, 2 से 3। अब लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला याद रखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब यहाँ पे y है ना, तो y की जगह अपर लिमिट रख दो, अपर लिमिट कितना हो जाएगा 3, तो y की जगह 3 का क्यूब कर दोगे, माइनस लोअर लिमिट, तो कैसे, अपर लिमिट y की जगह 3 रख दोगे तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब बटे 3, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना है 2, तो y की जगह 2 रख दो, तो 2 की पावर 3 बटे 3। अब इसको सॉल्व करते रहना, ठीक है, 3 का स्क्वायर 27, 2 का स्क्वायर 8, 27 माइनस 8 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 3 का क्यूब 81 होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 3 27 होगा ना, तो ऐसे करते हैं लिमिट सॉल्व, ठीक है। हालांकि हमें इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना है, हमें सिंपल इसका निकालना है, इसका
तो देखो ये तो सिंपल बताया, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, ठीक है, और लिमिट कितनी है 0 से t। ये अब नीचे वाले टर्म में तो कुछ है नहीं, इसकी जगह अपर लिमिट रखोगे तो कैपिटल टी और लोअर लिमिट रखोगे तो 0, तो कैपिटल टी में से 0 घटाओगे क्या बचा, कैपिटल टी। उसको आगे सॉल्व करेंगे। मैंने ऊपर, अब ऊपर कैसे सॉल्व करना है उसको समझना पड़ेगा। ऊपर वाले टर्म में सिंपल इंटीग्रेशन उसी का होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जो लास्ट में dt वगैरह लिखा रहता है, dt dx dy, तो उससे पता चलता है कि हम किसके, अगर dx लिखा है तो मतलब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dt लिखा है इसका मतलब हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन। तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसका मतलब जिस टर्म में t है बस उसी टर्म को इंटीग्रेशन के अंदर रखना है, बाकी के टर्म बाहर कांस्टेंट मान के हम उसको बाहर, जैसे t है ना dt, तो t वाला टर्म बस ये है, I वाले धारा के पास t नहीं है तो इसको आगे कर लेंगे, मतलब इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे उसको। तो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा ये हो जाएगा ऐसे, ये आई स्क्वायर बाहर आ गया, आई नॉट स्क्वायर बाहर, तो अंदर क्या बच गया 0 से t, और ये क्या हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, ये अंदर बटे, और इसका क्या होगा कैपिटल, ये सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या t और लोअर लिमिट है 0, तो t माइनस 0 करोगे तो क्या आएगा t आएगा। ओके, ये हो गया आपके पास अभी तक। अब देखो एक फॉर्मूला मैंने वहां पे लिखवाया है लास्ट में, किनारे देखो साइन स्क्वायर थीटा का पहले ही लिखवा दिया है फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला यहाँ कैसे अप्लाई होगा, देखो आई स्क्वायर, आई एवरेज निकाल रहे हैं ना स्क्वायर बराबर, देखो आई नॉट का स्क्वायर, सेम ही चीज उतार रहा हूं, फिर 0 से t लिमिट, नीचे भी एक लिख दो कैपिटल टी। अच्छा कैपिटल टी है ना ये, इसको आप ये भी कर सकते हो डायरेक्ट अगर करना चाहोगे तो। अब क्योंकि सिंपल कैपिटल टी बच गया तो आप इसके भी डिवाइड में डाल दो, ये क्या था आई नॉट स्क्वायर था ना, इसके डिवाइड में डाल दो कैपिटल टी। इसका डिवाइड का मतलब आगे जो भी आएगा वो सबके डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि गुणा में है डिवाइड। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अब ये फॉर्मूला देखो, एक साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 2। ये 11th की फिजिक्स में मैथ में आपके पास आता है, 12th की मैथ में भी आएगा बहुत बार। तो बस आपको देखो यहाँ पे एंगल की जगह, थीटा की जगह यहाँ पे क्या दिख रहा है ओमेगा टी, ठीक है। dt तो इसलिए आया क्योंकि वो इंटीग्रेशन है साथ में, तो आपको ये ओमेगा टी किसकी जगह पे दिख रहा है थीटा की जगह पे। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2, बट यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास ओमेगा टी है। तो अपने अभी के लिए कैसे मॉडिफाई होगा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर थीटा की जगह ओमेगा टी रखना है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटे 2, उस फॉर्मूले का यूज हम यहाँ कर रहे हैं। ये डेरिवेशन करने से पहले फॉर्मूला हमें लिख लेना, जहाँ डेट वगैरह लिखते हैं तभी हमें ये हेल्प करेगा। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस बताओ कॉस 2 थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा ओमेगा टी अपॉन 2 है ना, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया, और लास्ट में साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने सॉल्व कर लिया, और लास्ट में क्या था dt के रिस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये ठीक है। मैथ में इंटीग्रेशन अभी तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है इसलिए थोड़ा ये हैवी लगता है ये डेरिवेशन, जब इंटीग्रेशन वाला चैप्टर पढ़ लोगे बहुत आसान लगेगा। देखो रिकॉर्डिंग में ये आ रहा है लास्ट टाइम जो मैं लिख रहा हूँ, ओके। देखो अब आगे ये 2 है, इंटीग्रेशन बार बार कह रहा हूँ, इंटीग्रेशन में सिर्फ उसी को रखेंगे जिसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो dt t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ t किसके पास है, सिर्फ इस टर्म के पास है cos 2 ओमेगा t के पास, ये 2 के पास t नहीं है, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होगा। ये 1 देखो 1 के पास भी t नहीं है, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होगा। आप चाहो अगर बटे में 2 है, इसका ये मतलब है ये बटा 2 जो है ये 1 के भी बटे में है, cos 2 ओमेगा t के भी बटे में। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूँ a प्लस बी बटे
3 कर दिया मैंने, a प्लस बी बटे 3। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 3 से आप a को भी डिवाइड कर सकते हो अलग अलग, प्लस ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। यही चीज ये है और यही चीज ये है, मतलब बटे में 2 है तो इसका मतलब 2 इसके भी बटे में है, इसके भी बटे में, तो इसको सेपरेट कर दो, ऐसे थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बटे टी इंटीग्रेशन 0 से टी। अब इसको सेपरेट करो, अलग अलग करो, इसके भी बटे में है 1 बटे 2। अच्छा, जब अलग अलग करोगे तो देखो डी टी भी साथ में आ जाएगा गुणा में, नहीं आ रहा है अभी समझ लो, रहने दो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। 1 बटे 2 और फिर इसके भी बटे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी बटे 2, और ये हो गया डी टी। ओके, अब dt के अंदर गुणा करोगे तो क्या होगा, दोनों के साथ dt इसके साथ भी गुणा में आ जाएगा, इसके साथ भी गुणा में आ जाएगा, ठीक है। या फिर एक और काम जो हम आसान कर सकते थे, एक काम करो, इस बटी 2 को ना पहले ही बाहर ले लो, 2 बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंक है वैसे भी, इसका इंटीग्रेशन तो वैसे भी नहीं होना था, तो 2 को पहले ही यहाँ ले लो, बाहर ले लो, उससे भी अच्छा रहेगा, इससे फालतू 1-2 लाइन और बढ़ेगा। ये 2 को पहले ही बाहर ले लो, तो ये हो गया 2t। अंदर क्या बच गया, 0 से t 1 माइनस cos 2 ओमेगा t dt, यही बच गया ना अंदर। अब इंटीग्रेशन करो, dt के लिए भी होगा और cos 2 ओमेगा t के लिए भी अलग अलग होगा। एक लाइन और नीचे लिख देता हूँ, उसके बाद मैं बगल से लिखूंगा। ये दिख रहा है लास्ट लाइन, वो छोड़ो, तुम्हें दिख रहा है पीछे ये वाला क्या, या रहने दो, इतना बड़ा बोर्ड है, यूज करो बोर्ड का। अब इसकी तो जरूरत नहीं है, हमें ये प्रूफ करना है, याद रखना, आई आर एम एस बराबर आई नॉट बटे √2। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे 12th में पढ़ा था तो मैं भी उसी कंडीशन में था, मैंने अभी मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा था, तो मुझे बहुत हैवी लगा था ये। 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज करते करते 1 हफ्ता लगा इसको एकदम दिमाग में बैठा लेने में। अब देखो वही वाला टर्म है, बस मैं dt के अंदर गुणा कर रहा हूँ। अब बताओ ब्रैकेट के अंदर गुणा होगा तो इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, बाकी मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर कितना हो गया, आई नॉट स्क्वायर है ना अपॉन 2t। अब dt का मैं अंदर गुणा करूंगा 1 के साथ, तो 1 इंटू डी टी कितना हो जाएगा, dt इंटीग्रेशन भी तो था 0 से t। अब माइनस dt का गुणा इसके साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक काम कर लो, अच्छा होगा कि इन दोनों को अलग अलग कर लो। एक सेकेंड को, मैं एक बड़ा ब्रैकेट ले रहा हूं, अब उसमें इंटीग्रेशन कर रहा हूं इसका 0 से t dt का, इसको अलग कर लो। अब एक इंटीग्रेशन इसका करो तो क्या लगेगा, माइनस का चिन्ह, फिर इंटीग्रेशन 0 से t, अंदर क्या है cos 2 ओमेगा t और बाहर से क्या आया dt। इसे कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, याद रखना। हालांकि मैथ तुमने 11th का पढ़ा है तो पता ही होगा, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली मतलब क्या होता है हिंदी में, घुंघराला। तो देखो ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1 का, तो इसका मतलब इधर से इंटीग्रेशन भी अंदर आया ब्रैकेट के, उधर से dt भी अंदर आया ब्रैकेट के। cos 2 ओमेगा t करेंगे, इधर से इंटीग्रेशन भी अंदर गया, उधर से dt भी अंदर आया। ओके, तो आगे करते हैं फर्दर कैलकुलेशन। बहुत इजी लगेगा तुम्हें। इसके बाद क्या मेन यहाँ दिमाग लगाना, उसके बाद तो वैल्यू रखना है बस, 2t। अब एक चीज बताओ, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का t, dx का x, dy का y, सिंपल, उसमें तो कोई है ही नहीं सोचने वाली बात। तो dt का t और लिमिट कितनी है 0 से, वही काम तो अभी हमने सेम यहाँ पे भी किया था। dt का इंटीग्रेशन किया तो t आया और लिमिट 0 से t, तो इसको सॉल्व करके क्या आ गया t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0 0। ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है इसके बगल में cos 2 ओमेगा t dt, 0 से t cos 2 ओमेगा t dt। इसके लिए एक चीज मैंने लिखवाया है यहाँ पे, 0 से t cos 2 ओमेगा t dt की वैल्यू आएगी तो क्या करोगे। हालांकि मैं बता सकता हूँ तुम्हें क्यों 0 कैसे आया, बट उसको जाने का मतलब ही नहीं बनता है, बहुत लेंदी हो जाएगा डेरिवेशन। वहाँ cos का इंटीग्रेशन लगेगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा के टर्म में, cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन होगा sin 2 ओमेगा t
बटे 2t, फिर आगे जाके इसको फिर वो करना है, सॉल्व करते जाना है। कुल मिला के सब कुछ करने के बाद आंसर आना क्या है? 0। जब आना 0 ही है तो क्यों उतना मेहनत करना है, सीधा सीधा वैल्यू याद कर लेते हैं हम। तो 0 से t आ गया, 0 से t cos 2 ओमेगा t dt, इसका सीधा सीधा आंसर कितना हो जाएगा? 0। एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम कर रहे हैं तो ये 0 हो गया। ये कर्ली ब्रैकेट इधर लगा दो, इधर भी लगाना पड़ेगा। अब बस आगे वैल्यू रखो इसका, ये जो लिमिट दिख रही है तुम्हें, ये आई नॉट स्क्वायर 2t क्या होगा? अपर लिमिट, t की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस 0 कितना हो गया? इसका कितना आया था? t, तो t इसका t आ गया और बगल में 0, 0 को रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताओ कुछ कट रहा है? ऊपर भी t, एक t से एक t गया, ठीक है, तो बचा क्या? आई, ये बराबर आई नॉट स्क्वायर बटे टी। टी किसे टी बोला अभी? हो गया, ठीक है। क्या लगता है हम एकदम क्लोज पहुंच गए? ठीक है, ठीक है। अब एक काम करना, हम क्या किस चीज की वैल्यू निकाल रहे हैं, याद है कि भूल गए? हम वर्ग माध्य मूलमान निकाल रहे हैं, और वो किसके बराबर होता है? आई नॉट बटे √2 का। मतलब बेसिकली हमारा टारगेट है इसको डिराइव करना। फॉर्मूला तो हमें पहले से पता है, आया कहाँ से हम वो पता कर रहे हैं। तो देखो ये जो आई नॉट बटे √2 है वो कैसे आएगा? देखो ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटाओ, इसको एवरेज के रूप में रहने दो, तो ये स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये दोनों टर्म रूट में, ऊपर नीचे दोनों में, ये भी रूट, ये भी रूट। आई स्क्वायर का रूट क्या होगा? ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बच गया? ये बच गया सिंपल आई नॉट, और नीचे क्या बच गया? नहीं लगता है कि ये आ गया आंसर हमारा? और ये जो होता है इसको आप क्या लिख सकते हैं और करके, और ये जो वैल्यू है ये क्या कहलाता है? आरएमएस वैल्यू कहलाता है। या फिर अलग से लिखना चाहो तो क्या है? धारा का रमेश मान। रमेश किसी के घर वालों का नाम तो नहीं है? मेरा बेस्ट फ्रेंड था गौरव, उसके पापा का नाम था वो, तो हम बहुत ज़्यादा बोलते थे। मेरे मुंह से एक ही नाम सुना ही होगा, गौरव या साहिल। बहुत कम, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है बहुत कम है, बहुत लिमिटेड लोगों में साथ रखता हूँ अपने। नहीं रखना चाहिए, भाईचारा बनाओगे ना तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाओगे। तो हरकतें क्यों करनी है? वैसी हरकतें ही मत करो। मेरे से कोई आर्गुमेंट कर ही नहीं पाता है, करता है मुझे लगता है कि इंसान समझाने लायक नहीं है, मैं अपनी हार मान के निकल लेता हूँ। जो इंसान पहले ही टर्म में ना, देखो कभी भी ऐसे इंसान से आर्ग्यू नहीं करना चाहिए जिनके दिमाग में फिक्स है कि वो परिवर्तित नहीं होने वाला है, जो पहले से डिसाइड करके आया कि मैं चेंज होऊंगा ही नहीं। इंसान ज़िंदगी में वही आगे बढ़ता है जो फ्लेक्सिबल होता है थिंकिंग को लेकर के, कि हो सकता है मैं भी गलत हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसे इंसान अगर सामने दिख रहा है कुछ भी हो जाए वो हटेगा ही नहीं। जैसे कि हिंदू मुस्लिम, मतलब हम सनातन बेस्ट है, ये बेकार है, तुम कितना भी समझा दो वो मंद बुद्धि आदमी है, वो नहीं समझेगा। आ गया ये। अब हमने इसको एक बार पहले भी करवाया था, अब भी किया, मतलब दूसरी बार रिवीजन तो मैं नहीं करवा दिया ये, ठीक है। अब ये आसान लग रहा है, जितनी बार करोगे उतना आसान लगता जाएगा। तुम्हें जो मेन कैलकुलेशन जहां से होना स्टार्ट होगा वो कैलकुलेशन ही मैंने गायब कर दिया है, वो सीधा क्या कर दिया उसकी जगह 0, क्योंकि पता है मुझे आंसर उसका लास्ट में 0 ही आना था, तो क्यों मेहनत करें बिना मतलब उसके लिए। तो ये है धारा का वर्ग माध्य मूलमान, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। धारा एसी करंट नॉर्मल करंट से खतरनाक क्यों होती है? इसी वजह से होती है, क्योंकि धारा की जो नॉर्मल आई नॉट वैल्यू आती है ना, वो क्या आती है? उसकी आरएमएस वैल्यू का √2 गुना। इसका सिंपल सा मतलब है कि डीसी करंट से एसी करंट खतरनाक होती है, क्योंकि एसी करंट की वैल्यू डीसी करंट से √2 गुना ज़्यादा होती है। अभी समझ में नहीं आएगा, मैं इसके बाद समझाऊंगा जब अगले नेक्स्ट क्लास में आएंगे। क्यों? सपोज जैसे एक एग्जांपल है कि 200 वोल्ट का एक डीसी करंट है और एक 200 वोल्ट का एसी करंट है, तो 200 वोल्ट का एसी करंट क्यों खतरनाक लगता है, हमें ज़्यादा हार्मफुल लगता है, उसके पीछे एक रीजन में समझाऊंगा पूरा।
डीसी करंट में और नहीं होता है। सब में होता है। नहीं, डीसी करंट में आवृत्ति कैसे होगी, वो तो सीधा ही जा रही है, साइकिल तो कर ही नहीं रहे ना। आवृत्ति का परिभाषा क्या होता है? एक सर्कल दोस्तों तो सर्कल करती ही नहीं है, वो तो वहीं खत्म। ये क्लियर है? जो परसों की क्लास में नहीं थे लास्ट डेरिवेशन में, वो पहले तो इसको नोट कर लेना अलग से, ठीक है। अब फिर ये आपका फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज है। बेटर ये होगा, वैसे तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता, बेटर ये होगा कि एक छोटा सा डायग्राम बना लेना, ग्राफ, ये कंप्लीट साइकिल को शो कर रहा है। कैसे? जीरो से हाथ आधा और ये जीरो से टी, ये प्लस ये माइनस। अगर ये धारा है तो इसके पीक वैल्यू को किस चीज से दिखाऊंगा? आई नॉट से। ये टी को, ये समय को शो कर रहा है। ये वाला ग्राफ जो है ये समय को शो कर रहा है, और ये ऊपर नीचे किसको शो कर रही है? ये शो कर रहा है धारा को, धारा। तो ये ग्राफ एक बना लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं भी बनाओगे तो कोई बात नहीं, बट अच्छा रहेगा एक छोटा सा ग्राफ। इसको लिख के बगल में बनाओ। तो ये आपका पहला पेज हो गया, ये आपका सेकंड पेज हो गया। इसको लिखना है रफ वाले काम में, या जहाँ डेट वगैरह लिखते हैं वहां लिख लेना। इतना ही है बस, ये नोट कर लो।